एक समय की बात है। जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर गांव था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। दादी अपने घर के चबूतरे पर बैठी है। छोटे बच्चे दादी को देखकर हंस रहे हैं। दादी को देखो, कितनी बूढ़ी और अजीब लग रही है। हाँ, और ये हमेशा समझदारी की बातें करती है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। बेटा, बुढ़ापा सबको आता है। एक दिन तुमको भी आएगा। तुम भी यही बैठकर सोचोगे जो मैं आज सोच रही हूँ। इस गांव में सुरेश नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ रहता था। वो बकरियां चराकर अपना घर चलाता था। एक दिन वो अपने घर में सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, उठो सुरेश, सुबह हो गई है। बकरियां कब से भूखी है और उन्हें खिलाने का कुछ भी नहीं है। जाओ जंगल जाकर कुछ देर उन्हें चरा कर ले आओ। ये सुनकर सुरेश उठ जाता है और बोलता है, ठीक है सीता, तुम खाना बना दो, मैं खाना खाकर जंगल की और बकरियों को लेकर जाता हूँ। कुछ देर बाद सुरेश अपनी बकरियां लेकर जंगल की ओर निकलने लगता है और सीता थोड़ी घबराते हुए बोलती है, आप ज्यादा दूर मत जाना और हाँ, जल्दी जंगल से वापस आ जाना। ठीक है सीता, तुम परेशान मत हो, मैं बकरियां चराकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। सुरेश ये बोलकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल पहुँचते पहुँचते सुरेश थक जाता है और एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगता है। आज तो बहुत थक गया, कुछ देर यहीं बैठकर आराम करता हूँ। सुरेश आराम कर रहा होता है, तभी उसे थोड़ी दूर एक चमकती हुई चीज नजर आती है। चमकती हुई चीज देखकर वो बोलता है, अरे ये चमकीली चीज क्या है? थोड़ा पास जाकर देखता हूँ। सुरेश उस चमकती हुई चीज के पास जाता है तो उसे वहाँ एक सफेद रंग का बहुत ही खूबसूरत घोड़ा दिखाई देता है। अरे ये तो एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। अगर इसको बाजार में ले जाकर बेच दूं, तो इससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है। ये बोलकर सुरेश उस घोड़े पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही सुरेश उस घोड़े पर बैठता है, तो वो घोड़ा सुरेश को लेकर अचानक से गायब हो जाता है। घर पर सीता सुरेश का इंतजार करते हुए परेशान होती है और कहती है, इतनी देर हो गई और अभी तक ये वापस नहीं आए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। सीता परेशान हो जाती है। इतने में सुरेश का छोटा भाई भानु घर पर आ जाता है। भानु, तुम्हारे भैया सुबह से जंगल में गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वो कहीं रुक गए होंगे। मैं अभी जंगल जाकर देखकर आता हूँ। ये बोलकर अपने भाई को ढूंढने भानु जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में बहुत देर तलाश करने के बाद भानु को भी वही चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे ये इतनी चमकीली चीज क्या है? चलो पास जाकर देखता हूँ। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। इतना खूबसूरत घोड़ा देखकर भानु को लालच आ जाता है और वहां जाकर वो उस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही भानु उस घोड़े पर बैठता है, वो घोड़ा और भानु दोनों गायब हो जाते हैं। इतने में ही रात हो जाती है। सीता घर पर इंतजार करते करते थक जाती है और उसे नींद आ जाती है। जब सुबह सीता की नींद खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये दोनों भाई अब तक वापस नहीं आए। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। मुझे गांव वालों को जाकर ये बात बतानी होगी। गांव में लोगों का हंसी मजाक चल रहा था। तभी वहां पर सीता चिल्लाते हुए आती है, मदद करो मंत्री जी, मेरे पति और उनके भाई कल से जंगल गए हैं
और अभी तक वापस नहीं आए हैं। मेरी मदद करो मंत्री जी। हाँ, ये कोई पहला इंसान नहीं जो जंगल गया और वापस नहीं आया। जंगल में कुछ तो गलत हो रहा है। कोई राक्षस या कोई बुरी शक्ति लोगों को गायब कर रही है। ठीक है, आप घबराइए मत। और अर्जुन, जंगल में जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है मंत्री जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। ये बोलकर मंत्री जी और अर्जुन जंगल की ओर निकल जाते हैं। अर्जुन, ऐसा करो, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। कुछ पता चले तो आवाज लगाना। ये बोलकर अर्जुन दूसरे रास्ते की तरफ चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन को भी एक चमकती हुई चीज नजर आती है और वो भी उस चीज को देखकर उसके पास जाता है और वहाँ उसको भी वही घोड़ा नजर आता है। मंत्री जी, यहाँ आइए, देखिए कितना सुंदर घोड़ा है। मंत्री जी दूर होने की वजह से अर्जुन की आवाज नहीं सुन पाते। इतने में अर्जुन घोड़े पर बैठ जाता है और वो भी बाकी लोगों की तरह गायब हो जाता है। अर्जुन, ओ अर्जुन, अरे भाई कहाँ हो तुम? कब से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ चले गए? बहुत देर तक अर्जुन को ढूंढने के बाद शाम हो जाती है और मंत्री जी घबराकर गांव की ओर निकल जाते हैं। क्या हुआ मंत्री जी? आपको गायब हुए लोगों का कुछ पता चला? और अर्जुन कहाँ है? नहीं, लोगों का तो कुछ पता नहीं चला और लगता है कि अर्जुन भी गायब हो गया है। सब लोग चिंतित हो जाते हैं और वहाँ पर उपस्थित मंत्री सबको शांत कराते हैं। सब शांत रहो, हमें इस बात की जानकारी लेनी होगी। कल सुबह दादी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकती हैं। अगले दिन गांव के कुछ लोग दादी के पास आते हैं और शर्मिंदा होकर माफी मांगते हैं। दादी, हमें माफ कर दीजिए। हम सब आपका मजाक उड़ाते थे, लेकिन गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब आप भी कुछ रास्ता बताइए और हमारी मदद करिए। अरे बेटा, माफी कौन मांगता है जब तक मुसीबत सर पर ना हो। अच्छा बताओ, क्या बात है? क्यों सब लोग इतने परेशान हो? दादी, कुछ दिनों से जो भी लोग जंगल गए हैं वो अभी तक वापस नहीं आए। हमें लगता है कि कोई आत्मा या कोई बुरी शक्ति उन्हें गायब कर रही है। ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है। जंगल के इस रहस्य को समझने के लिए मुझे खुद जंगल जाना होगा। अगले दिन दादी गांव से जंगल की ओर निकल जाती है। जब वो जंगल के बीच पहुंचती है, तभी वहां पर उन्हें वही खूबसूरत घोड़ा नजर आता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। इसको कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। दादी दूर से ही घोड़े को देखती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और घोड़े को देखकर उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही वो आदमी उस घोड़े पर बैठता है, गायब हो जाता है। दादी ये देखकर काफी डर जाती है। दादी जंगल से गांव की तरफ आती है। गांव वाले दादी के इंतजार में खड़े होते हैं। जैसे ही दादी गांव में आती है, क्या हुआ दादी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ पता चला जंगल में? और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समय दो सोचने का, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये बोलकर दादी अपने घर की ओर जाने लगती है और घर पहुंचकर उस घोड़े के बारे में सोचने लगती है। अच्छा याद आया, ये घोड़ा तो वही है। कल सुबह गांव वालों को इस बारे में बताकर इस परेशानी का कोई हल तो निकालना होगा। ये बोलकर दादी सो जाती है।
अगले दिन दादी गांव वालों के पास पहुंच जाती है। दादी बताइए, आपको क्या पता चला जंगल में? कल जंगल में मैंने एक घोड़े को देखा, वही सभी लोगों के गायब होने का कारण है। क्या भला एक घोड़ा कैसे लोगों को गायब कर सकता है? वो घोड़ा एक श्रापित घोड़ा है। कुछ समय पहले की बात है। कई वर्षों पहले इस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बेहद लालची और स्वार्थी था। उसे ईमानदारी से कमाना और मेहनत करना नहीं पसंद था। छोटे मोटे काम करके गुजारा करना उसके स्वभाव के खिलाफ था। अक्सर वो गांव में छोटी मोटी चोरियां करता और लोगों को परेशान करता। अरे ये छोटी मोटी चोरियां अब मुझे थका देती है। अगर मुझे मंदिर की वो प्राचीन मूर्ति मिल जाए तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। रामू ने अपने लालच के चलते गांव के मंदिर की ओर रुख किया। गांव के मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति थी जो उसे पवित्र और अत्यंत मूल्यवान माना जाता था। रामू ने सोचा, अगर वो इस मूर्ति को चुरा कर बाजार में बेच दे तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू ने रात के अंधेरे में मंदिर में घुसने की योजना बनाई। जब पूरा गांव सो रहा था, रामू ने अपने कदम चुपके चुपके मंदिर की ओर बढ़ा लिए। जैसे ही वो मंदिर में घुसा, ये मूर्ति तो बहुत कीमती लगती है। अगर मैं इसे चुरा लूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने मूर्ति को उठाने की कोशिश की। तभी वहां मंदिर के पुजारी की नींद खुल गई। कौन है वहाँ? इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहा है? पंडित ने रामू को मूर्ति चुराते हुए देख लिया और जोर से चिल्लाया। रामू डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पंडित ने उसे रोक लिया। हे अधर्मी, तू भगवान की पवित्र मूर्ति को चुरा रहा है। तेरे जैसे व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। तूने एक बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पूरी जिंदगी घोड़े के रूप में जंगलों में भटकता रहेगा। पंडित के शब्द सुनकर रामू चौंक गया। वो गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन पंडित ने उसे माफ नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच के चलते अंधा हो गया था। मुझे एक मौका दीजिए। लालच और अधर्म का यही अंजाम होता है। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। अब तुम एक श्रापित घोड़े के रूप में जंगलों में भटकते रहो, जब तक तुम्हें मुक्त करने के लिए कोई व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप ना किया हो तुम्हारे पास ना आ जाए। पंडित ने श्राप दिया और रामू तुरंत एक सफेद घोड़े में बदल गया। उसकी मानवता छीन ली गई और उसे जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। वो घोड़ा दिन रात जंगल में भटकता रहा, लेकिन जब भी कोई लालची व्यक्ति उसे देखता और उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता, वो घोड़ा उसे गायब कर देता। गांव में ये बात फैल गई कि मंदिर के पास से मूर्ति गायब हो गई है। उसके बाद से रामू भी गायब हो गया। धीरे धीरे लोग उसे भूल गए, लेकिन रामू का श्रापित जीवन जंगल में चलता रहा। दादी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। हाँ, पंडित जी ने कहा था, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया हो, अगर वो उस घोड़े पर बैठ जाए तो वो घोड़ा वहां से हिल नहीं पाएगा और उस समय किसी को उसकी पूंछ काटनी होगी। उसके बाद ही कोई रास्ता निकलेगा। दादी, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी पाप नहीं किया हो? ऐसा व्यक्ति मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया हो, वो तो एक बच्चा हो सकता है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें एक बच्चे को उस घोड़े पर बैठाना होगा। फिर अगले दिन दादी एक समझदार बच्चे को लेकर
और मंत्री जी और गांव के एक समझदार आदमी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती है। और जहां घोड़ा खड़ा होता है वहां पहुंच जाती है। वो घोड़ा तुम्हें आकर्षित करेगा, पर तुम अपने आप पर काबू रखना और वहां दूर खड़े रहना। बेटा तुम जाओ और वहां पर जो घोड़ा खड़ा है उस घोड़े पर जाकर बैठ जाओ। बच्चा घोड़े की तरफ जाता है और जाकर घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। बच्चे की बैठते ही घोड़ा हिल नहीं पाता। तभी दादी पीछे से आकर घोड़े की पूंछ ही काट देती है, जिसके बाद घोड़ा और बच्चा दोनों गायब हो जाते हैं और उसी जगह एक चमचमाता नक्शा आ जाता है। ये क्या हुआ दादी? बच्चे और घोड़ा दोनों कहाँ गायब हो गए? सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। इतने में वहाँ पर पड़े नक्शे पर दादी की नजर जाती है। अरे ये देखो, ये तो कोई नक्शा लगता है। इतने में मंत्री जी उस नक्शे को उठाकर पढ़ने लगते हैं। ये नक्शा है वही जो बताएगा रास्ता सही। जो लोग गायब हुए हैं उन्हें बचाने के लिए 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। बेटा अगर लोगों को बचाना है तो पहेलियां सुलझाना होगा। बताओ क्या पहेली है? मैं न देख सकता हूँ न सुन सकता हूँ, लेकिन मैं हर जगह हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? वहाँ पर खड़े सभी सोचने लगते हैं। इतने में वहाँ खड़ा व्यक्ति कहता है, पहेली का जवाब है आत्मा। जैसे ही वो व्यक्ति पहेली का जवाब देता है, अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और दादी कहती हैं, रुको बेटा, पहले पूरा नक्शा पढ़ो, इस बारे में कुछ तो लिखा होगा। हाँ दादी, मैं पढ़ता हूँ। इसमें आगे लिखा है, जो भी व्यक्ति पहेली का गलत जवाब देगा वो भी गायब हो जाएगा। सब डर जाते हैं और पहेली का सही जवाब सोचने लगते हैं। इतने में मंत्री जी कहते हैं, इस सवाल का सही जवाब है हवा, क्योंकि हवा वो चीज है जिसे ना देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। जैसे ही मंत्री जी सवाल का जवाब देते हैं, नक्शे पर दूसरी पहेली आ जाती है। सब काफी खुश हो जाते हैं और मंत्री जी दूसरी पहेली पढ़ते हैं। दूसरी पहेली है, मुझे पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, मैं एक बार चला जाऊं तो लौट कर नहीं आता, मैं क्या हूँ? दादी और सभी लोग जवाब के बारे में सोचने लगते हैं। इतने में दादी बोलती है, इस पहेली का जवाब है समय, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलती रहती है। इसे कोई नहीं रोक सकता, ना ही इसे पीछे लाया जा सकता है। ये हर पल आगे बढ़ता रहता है। हाँ दादी, ये बिल्कुल सही जवाब है। जैसे ही दादी पहेली का जवाब देती है, नक्शे पर तीसरी पहेली दिखाई देने लगती है। मंत्री जी तीसरी पहेली पढ़ते हैं। तीसरी पहेली ये है कि मैं हमेशा अधिक चाहता हूँ, जितना अधिक लेता हूँ उतना बड़ा हो जाता हूँ, मैं क्या हूँ? वहाँ पर खड़े सभी लोग सोचने लगते हैं और पीछे खड़ा व्यक्ति जवाब देता है, इस पहेली का जवाब तो खजाना है। जैसे ही व्यक्ति खजाना खोलता है, अचानक से गायब हो जाता है। दादी और मंत्री दोनों घबरा जाते हैं। तभी दादी बोलती है, बेटा अब हम दोनों ही बचे हैं, तो सवाल का जवाब सोच समझ कर देना। दादी और मंत्री जी पहेली पर गौर करते हैं और सोचने लगते हैं। इतने में दादी बोल पड़ती है, बेटा इस पहेली का सही जवाब है लालच, क्योंकि लालच एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कभी संतुष्ट ही नहीं होती। जब इंसान को कुछ मिल जाता है तो वो और अधिक पाने की इच्छा रखता है। ये कभी खत्म नहीं होती।
जैसे ही दादी आखिरी सवाल का जवाब देती है तो नक्शा एक रास्ता बताता है जो कि एक नदी के पास से गुजरकर एक गुफा की ओर जाता है। मंत्री और दादी उस रास्ते से गुजरकर गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही दादी और मंत्री जी गुफा के पास जाते हैं तो वो देखते हैं गुफा बंद है और गुफा में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। दादी, अब क्या करें? इस गुफा में जाने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हम कैसे इस गुफा के अंदर जाएंगे? बेटा, नक्शे में देखो, इसमें कुछ तो रास्ता होगा गुफा के अंदर जाने का। जैसे ही मंत्री जी गुफा के पास जाकर उस नक्शे को पढ़ते हैं तभी अचानक से नक्शा एक चाबी में बदल जाता है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। दादी, ये नक्शा तो चाबी में बदल गया। अब इस चाबी का क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, अगर चाबी मिली है तो अंदर जाने का कोई रास्ता होगा। ध्यान से देखो, कोई ऐसी जगह जहाँ चाबी का निशान बना हो। ये बोलकर दोनों उस जगह को ढूंढने लगते हैं। इतने में दादी को गुफा के दरवाजे पर कुछ दिखाई देता है। यहाँ आओ बेटा, देखो इस गुफा के दरवाजे पर चाबी का निशान बना है। यहाँ पर चाबी रख कर देखो, कहीं रास्ता खुल जाए। जैसे ही दादी बोलती है, मंत्री चाबी को उस निशान पर रख देता है और अचानक से दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही जो सभी लोग गायब हुए थे गुफा से बाहर आ जाते हैं। लोगों को देखकर दादी और मंत्री काफी खुश हो जाते हैं और घोड़ा भी बाहर आ जाता है। घोड़े को देखकर मंत्री जी कहते हैं, दादी, सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन घोड़ा अभी तक अपने असली रूप में नहीं आया। मंत्री की ये बात सुनकर घोड़ा गांव की ओर भागने लगता है। तभी मंत्री जी कहते हैं, ये क्या? ये घोड़ा भागकर कहाँ जा रहा है? ये घोड़ा वही जा रहा है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई है। दादी और सभी गांव वाले घोड़े के पीछे जाने लगते हैं। घोड़ा गांव में पहुंचकर उसी मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है। इतने में गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखता है, अपने असली रूप में आ जाता है। आप सभी ने न केवल मुझे श्राप से मुक्त किया, बल्कि सभी गायब लोगों को भी बचा लिया। मैं अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करूंगा और ईमानदारी से जीवन जीऊंगा। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिल चुकी है। अब अपना जीवन ईमानदारी और मेहनत करके गुजारना। दादी ने गांव वालों को समझाया कि लालच और बुराई कभी किसी का भला कर ही नहीं सकती। सत्य, धैर्य और एकता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। गांव में सुख शांति लौट आई और लोग उस घटना को हमेशा याद रखने लगे।